बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 8 फेडरल बोर्ड सेकंड ईयर, जो कि चैप्टर है क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। हमने अब तक जो पढ़ लिया है उसमें हमने क्लासेस के बारे में पढ़ लिया है कि क्लासेस कैसे क्रिएट होती हैं। उसके अलावा हमने ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ लिया है, क्लासेस के एट्रीब्यूट्स हमने देख लिए हैं, जिसमें हमने एक्सेस स्पेसिफायर्स को देख लिया है, हमने डाटा मेंबर्स देख लिए हैं और हमने मेंबर फंक्शंस को देख लिया है, और हमने ये देख लिया है कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है और ऑब्जेक्ट के बाद क्लासेस को कैसे कॉल किया जाता है। और उसके बाद हमने एक और कॉन्सेप्ट देखा डाटा हाइडिंग का। डाटा हाइडिंग बेसिकली एक्सेस स्पेसिफायर ही होती है, और उसमें हम पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, जो कि तीनों एक्सेस स्पेसिफायर हैं और जो तीनों क्लास में यूज होते हैं, उनकी एक्सेसिबिलिटीज को देखते हैं कि ये किस तरह से हम डाटा को इसके थ्रू एक्सेस कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर पढ़ा, कंस्ट्रक्टर की टाइप्स पढ़ी हमने कि दो टाइप्स होती हैं कंस्ट्रक्टर की, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, और उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग तक पढ़ लिया। ये जो सारी चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं ये आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में मिल जाएंगी। मेरे चैनल आईवेक्स टेक्निसिटी में आप जाएं और उसमें आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो है वो पिछले लेक्चर्स के अंदर ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। अगर आप इस लेक्चर में आ जाए हैं तो आपको चाहिए कि आप पिछला लेक्चर एक दफा जरूर पढ़ लें। आज का पार्ट नंबर 3 है जो आज हम पढ़ रहे हैं, और आज की डेट में हम लोग कंस्ट्रक्टर का एक प्रोग्राम बनाएंगे और चेक करेंगे कि प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट होता है, और उसके बाद हम जो है आज इनहेरिटेंस भी स्टार्ट करेंगे। तो ये आज के हमारे टारगेट हैं। तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जो भी लेक्चर हैं मेरे वो आप तक उसकी अपडेट मिलती रहे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है, क्योंकि ये मैंने कल भी पढ़ाया था, तो थोड़ा सा लेक्चर को लिंक करने के लिए कंस्ट्रक्टर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ दोबारा। कंस्ट्रक्टर हमारे पास एक मेंबर फंक्शन होता है, जिसके अंदर हम उसका नाम जो है वो सेम रखते हैं जो हमारी क्लास का नाम होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो हमारी क्लास का नाम होता है। कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन है। जब हम कहते हैं कि कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन है, तो दैट मीन्स कंस्ट्रक्टर को हमने क्लास के अंदर लिखना होगा। ठीक है। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है कि जब एक ऑब्जेक्ट क्लास का क्रिएट होता है। तो ये क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब एक क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल होता है। ठीक है जी। कंस्ट्रक्टर के पास जो है कोई रिटर्न डाटा टाइप नहीं होती। ठीक है, रिटर्न टाइप नहीं होती, इसका मतलब ये है कि वो इट कैन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, यानी कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ठीक है। टिपिकली यूज कहाँ होता है कंस्ट्रक्टर्स का, क्या फायदा है? टिपिकली यूज होता है टू इनिशियलाइज दी डाटा मेंबर्स इन इन क्लास। ठीक है, हमने क्लास के अंदर जो डाटा मेंबर को इनिशियलाइज करना होता है उसके लिए कंस्ट्रक्टर यूज होता है। कुछ रूल्स हैं कंस्ट्रक्टर के लिए। रूल्स क्या हैं? 3 रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव सेम नेम एज क्लास नेम। ठीक है, पहला रूल। दूसरा रूल ये है कि कंस्ट्रक्टर की कोई डाटा टाइप नहीं, वो रिटर्न टाइप नहीं होगी उसकी। ठीक है। और इवन यहाँ तक के भी हम कंस्ट्रक्टर में वॉइड का कीवर्ड भी यूज नहीं करेंगे। मेक श्योर sure कि हम कंस्ट्रक्टर को बनाते वक्त उसमें वॉइड का कीवर्ड भी यूज नहीं करेंगे। और हमेशा हम कंस्ट्रक्टर को कहाँ लिखेंगे, यानी एक्सेसिव स्पेसिफायर के अंदर, क्लासेस के अंदर हम उसको क्या पब्लिक में लिखेंगे, प्रोटेक्टेड में लिखेंगे या प्राइवेट में लिखेंगे? तो हम उसको कंस्ट्रक्टर को हमेशा पब्लिक के अंदर लिखेंगे। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि एग्जांपल कंस्ट्रक्टर की कि कैसे कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है, तो आपको फिर समझ आएगा कि कंस्ट्रक्टर कैसे वर्क करता है। मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ जरा। हाउ टू क्रिएट कंस्ट्रक्टर इन C++। ठीक है। मेरी आवाज आप लोगों को बिल्कुल सही आ रही है? अगर मेरी आवाज कम आ रही है या कोई डिस्टॉर्शन है, कोई नॉइज है, तो काइंडली मुझे आप बता दें, मैं ताकि एडजस्ट कर लूँ। अदरवाइज हम कंटिन्यू करते हैं।
आवाज ठीक आ रही है स्टूडेंट्स? यस सर। जी, तो एक और बात आप लोगों को मैं बता दूं कि ये चैप्टर 8 जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। खास तौर पे पेपर्स के हवाले से, जो आपके पेपर आने वाले हैं उसके हवाले से चैप्टर इंतहाई इम्पोर्टेंट है। और इसमें से ही मैंने कल भी बताया था कि जो आईटी सीरीज की मरियम की एक बुक है, उस बुक को आप लोग ले लें। उसी बुक के अंदर से 8वें चैप्टर में से प्रॉब्लम नंबर 8.8 आपके लास्ट पेपर में आई हुई है। यानी जो प्रीवियस पेपर आया था उस पेपर में वो प्रॉब्लम आई हुई है। और काफी सारी ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो उस बुक से आपके पेपर में आए हुए हैं फेडरल बोर्ड के। तो काइंडली वो जिसने अगर वो बुक नहीं ली तो जरूर वो बुक ले ले। आईटी सीरीज की मरियम की बुक है वो फेडरल बोर्ड की। और वो बड़ी अच्छी बुक है, ठीक है। तो जरूर उससे आप लोग फायदा हासिल करेंगे। आज चलें जी, अब हम एक अपनी क्लास पहले सबसे पहले बनाते हैं। क्लास कैसे बनाते हैं? क्लास का कीवर्ड लिखते हैं क्लास, और क्लास का नाम मैं रख लेता हूँ हेलो। ठीक है, एक क्लास मैंने बना ली। क्लास बनाते वक्त उसके आखिर में हमने कोई सेमी कॉलन वगैरह नहीं लगाना होता। जस्ट हम जिस तरह मेन प्रोग्राम अपना लिखते हैं, मेन फंक्शन, उसी तरह हम क्लास को लिखते हैं। और जी क्वेश्चन है आपका अब्दुल्ला, तो क्वेश्चन करें। सर हम ये जो है फंक्शन है ये कंस्ट्रक्टर का, जी ये हम प्रोग्राम में मतलब इसको यूज करने का मकसद क्या है, इसका जी मतलब जी क्या बिल्कुल। यूज है? ये मैंने अभी आपको तो कुछ लम्हे पहले आपको मैंने बताया था, मैं दोबारा बताता हूँ कि हम इसको इसलिए यूज करते हैं कि हमने डाटा मेंबर्स को क्लास के अंदर उनको इनिशियलाइज करना होता है बस। यानी उनको एक्टिव करना होता है, उनको चार्ज करना होता है बस। इसका कोई खास मकसद नहीं है, ठीक है। लेकिन ये चूंकि टॉपिक है, और ये आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो कंस्ट्रक्टर को जब आप बनाएंगे तो उसका फिर वहां पे आपको एप्लीकेशन ज्यादा अच्छे तरीके से आपको उसका आइडिया क्लियर होगा कि आप इसको क्यों यूज करते हो। अभी फिलहाल ये कि ये डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज किया जाता है इसके थ्रू। तो लिहाजा अभी मैं आपको ये पूरा प्रोग्राम बता रहा हूँ। अभी मैंने क्लास बनाई है, क्लास के अंदर मैंने देखो ब्रैकेट ओपन लगाई और क्लोजिंग ब्रैकेट लगाई, ठीक है। अब क्लास के अंदर अगला मेथड क्या होता है? क्लास के अंदर जब हम क्लास बना लेते हैं तो हम अगला काम क्लास के अंदर भाईजान ये करते हैं कि उसके अंदर अपने एक्सेस स्पेसिफायर्स को लिखते हैं। यानी प्राइवेट में हम डाटा मेंबर्स लिखते हैं, पब्लिक में हम वो फंक्शन लिखते हैं जिसको हमने क्लास के बाहर भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं प्राइवेट वाले लिख लेता हूँ। अच्छा जी, प्राइवेट जो मैंने लिखा है ये वर्ड, इसके बाद मैं कॉलन लगाऊंगा, सेमी कॉलन नहीं लगाऊंगा, ठीक है जी। अब प्राइवेट में मैं कौन सी चीजें लिख सकता हूँ? मैं इधर डाटा मेंबर्स लिख सकता हूँ। डाटा मेंबर्स यानी मेरे पास वेरिएबल्स होंगे जो कि जिनको सिर्फ और सिर्फ मैंने क्लास में ही यूज करना है, उसको मैं क्लास से बाहर यूज नहीं कर सकता, इसलिए वो चीजें मैं अपनी यहीं पे लिखूंगा। तो इस पूरे प्रोग्राम में मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ जो है एन, ठीक है। वो मैं अपना प्राइवेट में ले रहा हूँ, ठीक है जी। इसके बाद मैं पब्लिक लिखता हूँ। अच्छा, एक चीज ये है कि आप ऐसा नहीं है कि वेरिएबल्स को आप सिर्फ हमेशा प्राइवेट में लिखें, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। प्राइवेट में इसलिए लिखा जाता है ताकि कोई बंदा क्लास के बाहर जो है वो हमारे किसी डाटा को एक्सेस ना कर ले, यानी मैं वेरिएबल्स को एक्सेस ना कर सके। तो थोड़ा सा सिक्योरिटी के हवाले से ये अभी आपको इसका कोई फायदा नजर नहीं आएगा। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो बड़े बड़े प्रोग्राम लिखने पड़ते हैं। जो डाटा होता है सारा उसको सेव करने के लिए बड़े बड़े C++ प्रोग्राम लिखते हैं। तो उसमें जो क्लासेस बनाई जाती हैं उसमें जो आप प्राइवेट के एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हो तो उसमें जो आप डाटा रखते हो तो वो बाहर से इजीली एक्सेस नहीं होता, ठीक है ना। तो ये एक मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है C++ का। और ये इतना काइंड फीचर है कि जिसकी वजह से C++ को अहमियत हासिल है। अच्छा, अब हमने पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर लिख दिया, इसमें हम जो लिखेंगे वो हमारा क्लास के बाहर भी एक्सेसिबल होगा। क्लियर है? अब मैं क्या लिखने लगा हूँ? अब मैं इसके अंदर जो है एक कंस्ट्रक्टर बनाने लगा हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं कि जी कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होगा जो नाम हमारी क्लास का है। तो यहाँ हम कंस्ट्रक्टर का नाम क्या लिखेंगे? हेलो लिखेंगे। एक चीज और आपने मेक श्योर करनी है कि यहाँ मैंने एच वगैरह सब कुछ स्मॉल लिखा है, तो आपने इसको भी स्मॉल लिखना है। इसके बाद कंस्ट्रक्टर के लिए हम ये वाला साइन डालते हैं, पैरेंथेसिस ब्रैकेट डलती हैं, और उसके बाद कोई सेमी कॉलन कॉलन नहीं डलता। अब ये जो मैंने लिखा है ये मैंने अपना कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया है, ठीक है जी। कंस्ट्रक्टर एक तरीके से एक फंक्शन होता है, ठीक है जी। आसान लफ्जों में इसको समझ लें। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर है क्या, यानी जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो क्या होगा, ठीक है जी। वो मैं इसके अंदर एक और ब्रैकेट डाल रहा हूँ, उसमें होगा लिखा हुआ, उसमें जस्ट एक सी आउट की स्टेटमेंट होगी, सिंपल।
जो कि अपीयर होगी हमारे पास जब कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल होगा। ठीक है जी। सी आउट की स्टेटमेंट होगी जिसमें लिखा आएगा कि ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, इस तरह करके। सही है। अ, ये यहाँ पे फिर हम इसको एंडल कर देते हैं। ये एंडल हो गया और ये चीज। ठीक है जी, हमाद साहब कोई क्वेश्चन है तो पूछिए जी। सर ये लाजमी है कि क्लास के जो कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जो उसके आगे ब्रैकेट डालेंगे? हाँ जी बिल्कुल। देखिए कंस्ट्रक्टर बेसिकली है क्या, डिस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर दोनों फंक्शन है बेसिकली। ठीक है, तो फंक्शन के लिए हमेशा हमें इस तरह की ब्रैकेट यूज करते हैं जब भी हम फंक्शन लिखते हैं। क्लियर है बात? जी ये बात क्लियर है। बस इसमें फर्क ये यस होता है कि सर। इसमें सेमीकोलन नहीं लगता। ठीक है जी, ये इसके अंदर आप बाकी फंक्शनों से ये फर्क, ये चीज फर्क है। ठीक है। अच्छा, बेसिकली अगर मैं बात करूं आपके कंस्ट्रक्टर की, तो यहां से लेके यहां तक इतना हिस्सा ये पूरा कंस्ट्रक्टर का एक तरीके से सेंटेक्स भी है। यानी कंस्ट्रक्टर इस तरह लिखा जाएगा, उसका नाम वही होगा जो क्लास का नाम है, ब्रैकेट लगेंगी, उसके आगे कोई सेमीकोलन नहीं लगेगा, ब्रैकेट ओपन होगी, ब्रैकेट क्लोज होगी, उसके अंदर सी आउट की स्टेटमेंट लिखी होगी। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा? अच्छा, यहाँ तक हो गया, ये सारी कहानी हमने समझ ली। ठीक है जी, अब यहाँ तक हम आ गए। ठीक है, अब हम इसके बाद अपना मेन फंक्शन लिखेंगे। ठीक है जी। मेन फंक्शन हम कैसे लिखते हैं? हम इंट मेन लिखते हैं, वाइड मेन लिखते हैं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख दो। मैं इधर वाइड मेन यूज कर लेता हूँ। ठीक है, वैसे आप इंट मेन भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। ये अब हम अपना मेन फंक्शन लिख रहे हैं। अब मेन फंक्शन में हम ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। कैसे? हमने इसमें किस तरह लिखा कि यहाँ पे अब हम जब मेन फंक्शन हमारा है उसमें क्या है, द प्रोग्राम क्रिएट 3 ऑब्जेक्ट्स इन मेन फंक्शन। ठीक है, द कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड ईच टाइम एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड इन द मेमोरी। तो अब हमने इधर यह ऑब्जेक्ट अपना बनाना है। ठीक है जी। ऑब्जेक्ट बनाने का क्या तरीका है, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया है जी। सवाल कीजिए। अब जी अब्दुल्ला, कोई क्वेश्चन है? सर ये आपने बताया था कि मतलब जिसमें हम कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे उसके अंदर हम वॉइड मेन नहीं लगाएंगे। हाँ, ये मैंने ये बताया था कि हम ये कंस्ट्रक्टर के साथ यहाँ पे कोई कीवर्ड नहीं लिखेंगे, वॉइड। मतलब ओवरऑल प्रोग्राम में वॉइड लिख सकते हैं। हाँ देखो, मेन प्रोग्राम हमने हमेशा जो है क्लासेस के अंदर क्लास पहले बनानी है और क्लास बनाने के बाद अपना मेन प्रोग्राम शुरू करना है। अब इस मेन प्रोग्राम के लिए तुम वाइड भी लिख सकते हो, तुम इंट भी लिख सकते हो। अब ये तो मेन प्रोग्राम में आ गए ना। अब ये इधर से हमारी कहानी खत्म हो गई है। अब जो हमने ऊपर चीजें बनाई हैं हम उसको इधर नीचे मेन प्रोग्राम में उसको यूज करेंगे। जस्ट क्लियर है बात? मैंने ये जी कहा सर। था कि कंस्ट्रक्टर के साथ कोई वाइड का कीवर्ड नहीं लिखना या इंट वगैरह का कीवर्ड नहीं लिखना। क्लियर? ओके सर। अच्छा भाई, अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले अगला काम क्या करना है, अब हमने ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है? ऑब्जेक्ट बनाने का बड़ा आसान सा तरीका है। सबसे पहले मैं अपनी क्लास का नाम लिखता हूँ कि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट मुझे बनाना है। तो मैंने किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है? मैंने ऊपर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। उस क्लास का नाम क्या है? उस क्लास का नाम है हेलो। तो मैं सबसे पहले उसका नाम लिखूंगा क्लास का, उसके बाद स्पेस डालूंगा। अब मैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूंगा। अब ऑब्जेक्ट का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकता हूँ। मैं ऑब्जेक्ट का नाम लिख देता हूँ एक्स, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। उसके बाद मैं ये सेमीकोलन डाल देता हूँ। क्लियर? अब उसके बाद मैं गेट सी एच लिखता हूँ और उसको चला के देखता हूँ। ठीक है जी। तो अब जब मैंने ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, इसके रिजल्ट में क्या होगा कि ऑटोमेटिकली मेरा ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ठीक है, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी है वो मेरी आउटपुट पे डिस्प्ले के तौर पे आ जाएगी। ठीक है जी। मैंने ये एक उसका ऑब्जेक्ट बनाया है तो जिसके बदले में ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। चलिए हम चेक करते हैं क्या ये हो रहा है वाकई कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब मैं इसको बिल्ड करता हूँ प्रोग्राम को यहाँ से। जी, वो मुझे एरर दे रहा है वॉइड का, मैं वॉइड को चेंज करके इन कर देता हूँ। ठीक है, अब इंशाल्लाह एरर नहीं आएगा। जी, तो ये मुझे उसने भाईजान आउटपुट दे दिए, मैं आउटपुट आप लोगों को शो कराता हूँ। जी, अब आउटपुट आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। देखें क्या हुआ। एग्जैक्टली मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो एक दफा मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया और कंस्ट्रक्टर के अंदर जो स्टेटमेंट थी ऑब्जेक्ट क्रिएटेड वो यहाँ लिख के आ गई। समझ आई बात?
ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। अभी हमने किसी फंक्शन को कॉल नहीं किया ऊपर से, हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसने देखा कि मेरे पास सी के क्लास के अंदर कौन सा ऐसा है कि जो कंस्ट्रक्टर है, यानी कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कंस्ट्रक्टर है, तो उसने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। किसके बदले में? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। यहां तक कहानी समझ आई है कि नहीं? यस सर, समझ आ गया। यस सर, आइए। कोई कंफ्यूजन? सर ये हेलो एक्स जो था ये ऑब्जेक्ट था। एक्स ऑब्जेक्ट था, खाली एक्स ऑब्जेक्ट था। हेलो जो है वो क्लास का नाम था, क्योंकि हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम उसी नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जो हमारी क्लास का नाम होता है। पहले हम क्लास का नाम लिखते हैं फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, क्योंकि इस तरह क्या होता है ना कि वो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उसका नाम भी तो लिखना चाहिए ना, ताकि वो उसी क्लास के अंदर वाली चीजों को कॉल करे। सर ये इसमें यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर की एग्जांपल भी बन सकती है ना सर ये? यूजर ने डिफाइन किया है बिल्कुल, ये कंस्ट्रक्टर यूजर डिफाइन है। ठीक है, क्लियर हुई बात? ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। यस सर। अच्छा, तो यहां तक बात समझ आ गई। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या था? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर था जो कि कॉल होता है विद नो आर्गुमेंट, यानी इसके अंदर हम कोई आर्गुमेंट नहीं डालते, यानी कोई स्टेटमेंट नहीं होगी। ठीक है जी। वो क्या होता है कि वो डिक्लेयर हो जाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विद नो आर्गुमेंट। अगर यूजर उसको यूज नहीं कर रहा, डिफाइन नहीं कर रहा एनी कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास को, तो जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा एज ए इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर। ठीक है जी। अच्छा, तो अब यहाँ तक सारी बात क्लियर हो गई है। ठीक है जी। अच्छा, मैं आपको मुझे मौका मिला तो मैं आपको शायद कल तक इसकी एक एग्जांपल भी करवा दूं, ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे इसी के साथ दो ऑब्जेक्ट और क्रिएट करके दिखाता हूँ। ठीक है जी। अब आप देखना, फिर आप रिजल्ट देखना क्या आता है। ठीक है जी। मैं यहाँ पे आपको ये एक दो ऑब्जेक्ट और क्रिएट करता हूँ, इस तरह वाई, इस तरह से। ठीक है, अब ये देखो मैंने क्या किया कि मैंने पहले एक ऑब्जेक्ट था, मैंने दो ऑब्जेक्ट और क्रिएट कर दिए, वाई और जेड। ठीक है जी। अच्छा, अब ये सर दो ऑब्जेक्ट एक दफा क्रिएट, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड लिखा हुआ आ जाएगा? हाँ यही मैंने बताना है आपको कि जितने ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट करूंगा उतनी दफा ये ऑब्जेक्ट क्रिएटेड लिखा आएगा। ठीक है जी। चेक करते हैं कि ये सही है बात कि नहीं। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। आउटपुट आपको मैं आपकी स्क्रीनों पे शो कराता हूँ। जी, आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से तीन दफा मैंने तीन ऑब्जेक्ट बनाए, तो तीन दफा जो है वो मेरे पास ऑब्जेक्ट क्रिएटेड लिखा आ गया। ठीक है जी। अच्छा, अब हम यहाँ से चलते हैं आगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की तरफ। ठीक है जी। कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हमने जैसा कि अभी बात की थी कि वो क्या होता है कि वो ये प्रोसेस होता है मल्टीपल कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करने का विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। ठीक है जी। हम इसमें पैरामीटर्स को डिफरेंट रखते हैं लेकिन नेम सेम रखते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है। ठीक है जी। तो constructor with the same name but different in their number of parameters, different in their types of parameter and different their sequence of parameter, इसको कहा जाता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है जी। तो चलिए अब हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की, कैसे वो काम करती है। सर इस प्रोग्राम में प्राइवेट में हमने इंट n लिया था, जी, एक वेरिएबल इंट n। वो किस लिए लिया था वो? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अभी हम इस प्रोग्राम में आपने देखा है कि हम n को यूज नहीं कर रहे। ठीक है जी। हम तो जस्ट एक कंस्ट्रक्टर बना के चेक कर रहे हैं। अब हम एन को यूज कर सकते हैं। हम एक फंक्शन बना लेंगे अपना पब्लिक के अंदर, ठीक है, जहां हम एन को यूज कर रहे होंगे और वो फंक्शन भी हमारा परफॉर्म हो रहा होगा। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा एडवांस करके यहीं पे आपको फंक्शन बना के इसको चला के दिखा देता हूँ। ठीक है जी। जैसे अब एन लिया ना, ठीक है जी। अब मैं एन के बाद यहाँ पब्लिक के अंदर जो है एक फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, जहाँ पे मैं इस एन को यूज करूंगा। ठीक है जी। तो इस एन को मैं कैसे यूज करता हूँ ये मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा करते हैं हम यहाँ पे एन के साथ एक और वेरिएबल भी ले लेते हैं। ठीक है, हम ए भी कर लेते हैं इसको। ठीक है, ए और बी कर लेते हैं। मैं पहले प्रोग्राम बंद कर दूं। जी जी, यहाँ पे अब मैं ए और बी ले लेता हूँ। ए और बी प्लस का एक फंक्शन बना लेते हैं।
ठीक है, ए और बी, ए और बी, ठीक है जी। ये मैंने दो वेरिएबल ले लिए, ठीक है जी। अब मैं इसको नीचे एक फंक्शन बना लेता हूँ, इसका सम का फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है जी। अब इसके साथ मैं वॉइड लिखूंगा, ठीक है जी, सम के फंक्शन के साथ वॉइड सम, ठीक है, क्योंकि अब मैं फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। वॉइड सम मैंने फंक्शन बनाया, उसके साथ मैंने इधर ऐसे करके ब्रैकेट डाल दी है, ये ब्रैकेट डाली मैंने, उसमें मैंने लिखा सी आउट ए प्लस बी, ठीक है जी। ये मैंने इसमें डाल दिया, ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब मैं मेन फंक्शन में मैंने जब अपना ऑब्जेक्ट बनाया है, और अब इस ऑब्जेक्ट से मैं इसको कॉल भी करूंगा, मैं एक्स ऑब्जेक्ट से इसको इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, एक्स डॉट कैसे कॉल करूंगा, एक्स डॉट सम, ठीक है जी। तो इससे मेरा ये सम वाला फंक्शन भी कॉल हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब मुझे ए और बी को कोई वैल्यू भी देनी है, ठीक है जी। तो ए और बी के अंदर क्या वैल्यू होनी चाहिए मेरे पास, उसके लिए भी एक और फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है जी, ए और बी के लिए, ठीक है। अब ये ए और बी है ना, इसके लिए कोई वैल्यू भी होनी चाहिए, तो इधर एक और फंक्शन बना लेते हैं ए और बी के लिए, वो भी मैं लिख लेता हूँ वाइड इनपुट के नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। वाइड सब जगह इंट ही यूज कर लेते हैं, इंट में हमें वैसे डाटा टाइप देनी पड़ती है, चलो वाइड ठीक है, देखते हैं अगर एरर आएगा तो फिर देखा जाएगा, ठीक है। इनपुट, ठीक है जी, ये इनपुट हो गया। अब यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट लगाऊंगा इस तरह से, और अब मैं यहाँ पे इनपुट में लिखूंगा वैल्यू जो मैंने इनपुट करानी है, सी आउट एंटर टू इंटीजर्स, तो इंटीजर्स एंटर करवाऊंगा, ठीक है जी। ये अब इसमें वैल्यू आएगी इस तरह करके सी इन ए और बी, ठीक है जी। यहाँ तक हो गया। अब हम इसको चलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि एक एक्स जो है वो इस वाले फंक्शन को कॉल कर लेगा, चलो इसको वाई कॉल कर लेगा, ठीक है जी, इसको हम वाई कर देते हैं, ठीक है जी। और इस वाले को हम एक्स कर देते हैं, एक्स जो है किसको कॉल करेगा, वो इनपुट को कॉल करेगा, इनपुट वाले फंक्शन, ठीक है जी, ताकि वैल्यूज भी गेट हो, ठीक है, इस तरह करके, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेमीकोलन, अब होगा क्या, ठीक है जी। अब होगा ये कि सबसे पहले तीन दफा ये लिखा आ जाएगा, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए तीन ऑब्जेक्ट, तो तीन दफा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लिखा आ जाना है, क्योंकि ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि हमारा इनपुट वाला फंक्शन कॉल होगा, उसके बाद हमारे पास सम वाला फंक्शन कॉल होगा जो उसका सम करके हमें आंसर देगा। तो अब हम चेक करते हैं क्या ये इसी तरह से काम करेगा कि नहीं, ठीक है जी। तो मैं यहाँ से प्ले करता हूँ जी, तो ये इसी तरीके से काम कर रहा है फंक्शन, मैं आपको आउटपुट शो करता हूँ। क्या हुआ, पहले तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था कंस्ट्रक्टर की वजह से। अब वो मुझसे दो इंटीजर की वैल्यू मांग रहा है, मैं वैल्यू दे देता हूँ, 6 दे देता हूँ एक वैल्यू, उसके बाद एक वैल्यू 8 दे देता हूँ, तो मुझे उसका सम वो बता रहा है। अच्छा, अब सम मुझे ये जरा गलत बता रहा है, क्योंकि ये इसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू ले गया 6 और 8, ठीक है। अब ये हम किस वजह से गलत बता रहा है, इसको हम देख लेते हैं क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है जी। एक दफ़ा हम इसको दोबारा से यहाँ पे जाके एक बार चेक कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू हमें गलत क्यों बता रहा है, वाई एक्स, ठीक है जी। अच्छा, ए प्लस बी सम में आ जाएगा, जो भी ए बी की वैल्यू आएगी। अच्छा, ठीक है, हम दोबारा एक बार इसको चलाते हैं, देखते हैं इसमें क्या मिस्टेक थी। दो वैल्यू 6 और 7, ठीक है, 1 6। अच्छा, ये मुझे जो है ना गार्बेज वैल्यू दे रहा है, 6 और 7 को वो एज ए सम में नहीं ले रहा। किससे नहीं ले रहा है, मैं इसको इंट कर देता हूँ। चलिए हम चेक करते हैं, 6165,823। अच्छा, अगेन गार्बेज वैल्यू दे रहा है सम की, इसको चेक करते हैं।
सम में कोई हमें गलती हुई है तो देखते हैं कहाँ पे मिस्टेक आ रही है। एंटर 2 नंबर। प्रोग्राम तो ठीक बनाया है बिल्कुल। एक कम कर देते हैं जरा ऑब्जेक्ट को, इतना कर देते हैं। ठीक है जी। टू नंबर 7 और 157 बड़ी लंबी आउटपुट दे रहा है। अच्छा, ये चूंकि गार्बेज वैल्यू मुझे दे रहा है, आई डोंट नो कि बैक एंड से कौन सी वैल्यू उठा रहा है, लेकिन मेथड इसका यही है सिंपल, जिस तरह से मैंने आपको बताया है। हम इसमें वैल्यू रिटर्न करा देते हैं इसको ना, सी आउट, इधर वैल्यू हमारी रिटर्न हो जाएगी। ठीक है जी, इसकी जगह हम ये इस तरह कर देते हैं, रिटर्न ए प्लस बी, ये ठीक है जी। दो वैल्यू 6, 8, 5 और 8। क्या वैल्यू का आंसर नहीं दे रहा है? अच्छा, ये हो सकता है कि मेरे कंपाइलर की वजह से इसमें एरर आ रहा हो, लेकिन अदरवाइज प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, प्रोग्राम में कोई मिस्टेक नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास और भी बड़े प्रोग्राम हैं। आप लोग एक सर्कल का प्रोग्राम बना सकते हो, उसमें आप उसका रेडियस ले सकते हो। रेडियस लेने के बाद जो है उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, और उसके बाद एरिया को कैलकुलेट करके उसका आंसर निकाल सकते हो। अब सर्कल का प्रोग्राम मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे दे देता हूँ। आप लोगों ने आज जाके वो सर्कल का एक प्रोग्राम बनाना है। वो प्रोग्राम आपको मैं अभी आपके ग्रुप में लिख के दूंगा, और आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, और मुझे कल आपने वो प्रोग्राम करके दिखाना है। ठीक है, घर से करके ले आना, और चाहे कॉपी पे लिखो चाहे कंपाइलर पे लिखो। ठीक है, अच्छा साफ सुथरा लिख के मुझे व्हाट्सअप कर देना आप। ठीक है, ग्रुप में व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, ऊपर नाम वगैरह आपका लिखा होना चाहिए। बेशक कंप्यूटर पे करो तो स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर देना, अगर कागज पे करो तो उसकी स्कैन कॉपी बना के व्हाट्सअप कर देना। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, कल हम फंक्शन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग देख लेंगे, और फिर अगर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की एक एग्जांपल करेंगे, और उस एग्जांपल के बाद हम इनहेरिटेंस वगैरह कोशिश करेंगे स्टार्ट कर दें। ठीक है, हमने डिस्ट्रक्टर भी अभी देखना है। चैप्टर काफी लंबा है, मुझे लगता है इसमें 2-3 लेक्चर और मुझे मजीद देने पड़ेंगे। क्लियर है बात? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? आज वाला प्रोग्राम मैं अभी आप लोगों को ये व्हाट्सएप में भेज देता हूँ। ठीक है जी। जी, कोई क्वेश्चन आप लोगों का?